Hello and welcome to Rewind. It's been 10 years since we launched Al Jazeera English, and to celebrate that anniversary, we are revisiting some of our best documentaries of the past decade. This week, we return to a remote village in northeast India back in 2011. Now, abandoned as a child, 28-year-old Naseema was raised by a worker in a local brothel. As she grew up, Naseema experienced firsthand the discrimination against sex workers and their children. In 2004, at the age of just 21, she founded Parcham, an organisation defending sex workers' rights and helping them find other forms of income. She enabled their children to attend primary school, many of them for the first time. Here is Daughters of the Brothel from 2011. वो जो इलाका था लालटेन पट्टी, वो काफ़ी रस भरा था। मतलब सुबह को अगर आँख खुलती थी तो हम छोटे बच्चे बाहर हंसी खिल्ली नहीं कर सकते थे, घूम नहीं सकते थे, क्योंकि वहाँ पे कस्टमर आते थे और औरतें बैठी रहती थी। कस्टमर आएंगे और इधर से 10 लड़कियाँ खड़ी, इधर से 10 लड़कियाँ खड़ी। और ऐसे में स्कूल जाना होता था हम लोगों का। और स्कूल में एक चीज़ हम लोग को हिदायत दी गई थी कि आप अपना परिचय नहीं बताओगे, क्योंकि परिचय क्या बताते कि मैं लालटेन पट्टी से आती हूँ, जहाँ पे धंधे वाली औरतें रहती हैं। Chhatrabudistan in Bihar province, in eastern India, on the border with Nepal. Home to more than 3,000 sex workers. Every day, as sex workers begin blaring music to attract customers, some girls in the same locality sing their own songs, preaching moral values. The town's 50 daughters have refused to join their family's centuries-old profession and have decided, instead, to put themselves in school. At the same time, they are working very hard to change society's perception towards the sex trade. This started with the pursuit of one girl. मैं नसीमा। Naseema's childhood trauma forced her to start this endeavor. वो एक स्कूल का दौर था, कभी मैंने अपने फ्रेंड को घर नहीं बुलाया, किसी को नहीं बताया कि मेरा घर यहाँ पे है। ईद बकरीद मैंने उनके यहाँ होली में जाके भले ही खा लेती थी, मगर ईद में मैंने कभी नहीं अपनी सहेलियों को कोई ना कोई बहाना, नया बहाना रोज स्कूल सोच के जाती थी। और यहाँ आती थी तो रात को ये डर होता था कि पुलिस कब रेड देगा। और जब भी ऐसे रेड होता, पुलिस आते तो वो मुझे कहते दुपट्टा ऐसे जैसे नमाज पढ़ते हो वैसे लपेटो और बैठ के उर्दू की किताब पढ़ो, बस। अब वो 12 बजे रात को पुलिस आई हो चाहे 2 बजे रात को, उसमें उठ के अल्ली बे ते से पढ़ना पड़ता था। क्यों? क्योंकि पुलिस वाले को ये समझ में आए कि ये लड़की बच्ची है और ये स्कूल जाने वाली है, ये धंधे वाली नहीं है। जब 8 साल के थे तभी मेरी मम्मी हम लोगों को छोड़ के, पापा को छोड़ के दूसरी शादी कर ली और हम सब भाई बहन दादी के ऊपर निर्भर थे। दादी ही परवरिश की
और उन्होंने दूसरी शादी करके अपना दूसरा जगह घर बसा लिया। अब्बा गांव चले गए हम लोगों को छोड़ के, और दादी ने ही हम लोगों का देख रेख करना शुरू किया। मेरा उससे खून का रिश्ता नहीं है, दिल का रिश्ता है। हम प्यार किया तो उसी से प्यार किया, समझे, और किसी से नहीं। आज भी वही प्यार है। उनका रिश्ता तो नहीं है, लेकिन जिन्होंने मुझे पैदा किया उनसे बहुत बड़ा रिश्ता इनसे मेरा है। जैसे लगता है कि उनके नहीं, इनके कोख से मैंने जन्म लिया है। और शायद इसी दम पे मैं बोलती हूँ कि हाँ, मैं रेड लाइट एरिया की बेटी हूँ। क्योंकि जिन्होंने पैदा किया वो भले बेश्या हो या ना हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे परवरिश भी नहीं दिया। लेकिन एक वेश्या की कमाई से ही मेरी परवरिश हुई है, तो मैं उन्हीं की संतान हूँ। में जब जून का महीना था, वो जून के महीने में 1 जून से यहाँ पे पुलिस रेड शुरू हुआ, और लेडीज पुलिस के नाम पे सिर्फ एएसपी दीपिका सूरी जीती थी और बाकी सब जेंट्स पुलिस। और उस समय जो तांडव हो रहा था वो ये था कि वो कहते हैं ना कि लेडीज पुलिस ही लेडीज को अरेस्ट कर सकती है और आप टच ऐसे नहीं कर सकते हैं जब तक आपको चेकिंग करने का ये ना हो। वो जेंट्स पुलिस आते थे, ऐसे पीछे से पकड़ लेते थे सभी औरतों को। वो इधर भागती थी, उधर भागती थी। ये सारा चीज देख रही थी मैं। हमारे मोहल्ले में मेरी दादी डर के मारे बाथरूम में बैठ जाती है, तो ऐसा कब तक चलेगा। मैंने एक घर में, जिन घरों में रेड हुई थी, कुछ लोग बचे थे जो रोते थे, दिन में खाना नहीं होता था उनके पास। तो उनसे जब बात किया मैंने कि आप क्यों ना हम लोग एक अपना संगठन बनाया जाए, क्योंकि बाहर के एनजीओ आते थे, वो अपनी बात करके चले जाते थे, उनके पास अपना प्रोजेक्ट था, अपनी प्लानिंग थी। लेकिन जो लोग रो रहे थे, जो लोग बिलख रहे थे, उनकी प्लानिंग, उनका क्या सपना है, उसके बारे में कोई पूछने वाला नहीं था। That's how she started Parcham, which means flag. हम पैदाइशी अपमानित नहीं है। जो एक संविधान ने एक आम व्यक्ति के लिए तय किया है, उसमें हमारा भी उतना ही बराबर अधिकार है। तो ये जो सम्मान की लड़ाई है, ये हमारे जीवन का, ये परचम का पूरा एक है, जिसको कहते हैं कि वहाँ पहुँचना है, उस मछली के आँखों को भेदना है, वहीं पहुँचना है। Their first priority was not to let anyone new be trafficked to Chaturbhudstan. In the last year alone, they have been able to send at least 20 new girls safely back home. Recently, they have freed this girl, Roma. 19-year-old Roma thought she was coming to India from Bangladesh to marry a friend of her brother-in-law's. वो बांग्लादेश की रहने वाली है और वहाँ से उसके जीजा ने उसको शादी कराने के लिए लेके आया था बम्बई में। और बम्बई में लाने के बाद रोमा वहाँ रही, लेकिन वो अपनी बहन के साथ नहीं रहती थी, बल्कि वो अपने किसी दोस्त, किसी और दोस्त, इस तरह से करके वो अपने दोस्तों के वो उसको रखता था। तो उसके बाद जब इसको पता चला कि नहीं, हो सकता है मेरा जीजा मेरे साथ कुछ गलत करना चाह रहा, तो ये वहाँ से भागी। तो उसने ट्रेन पकड़ा, ट्रेन जो बिहार आ रही थी। She landed in Muzaffarpur, where she got trafficked yet again to Chaturbhudstan. She was lucky to be noticed by these girls, who managed to put her in a government-run shelter. Since then, her parents have been contacted several times. में बार-बार उसके बाद बातचीत हो रही है, बार-बार ये बात करके बोलती है। हम लोगों ने भी बात किया है, उत्तर रक्षा गृह के लोग भी बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के लोग कभी ना कभी कोई ना कोई बहाना बना देते हैं, लेकिन इसको लेके नहीं गए हैं। We decided to try once more to help Roma persuade her family to take her back. कितने दिन से ये आप जेल में, हमको नहीं देना भैया। हम कितने दिन से ये जेल में है, ये कितना दुख मिलता है। ये ना हमारा क्यों ना यहाँ बोलते भैया, हमको तारा नहीं है, तारा ले जाए।
বিশাল এক কিভাবে যাবো কিভাবে আনবো তোমার ভাইয়ের নাম্বারটা মুখস্থ রাখবো লিখে রাখেন हमको ताड़ाताड़ी ले जा ये कितना दिन हमारा तकलीफ सीधे बार में हम इतने सूखे गया। सुधारगिरी का अपना सेटअप होता है, उसमें इंचार्ज महिलाएं होती हैं, लेकिन यहाँ जो सेटअप है वो इसमें इंचार्ज पुरुष है। तो पुरुष होने के कारण भी बहुत सारी तकलीफें जो बिना बोले हमें समझने को विवश करता है कि हम समझ सकते हैं कि उसको क्या प्रॉब्लम है। The rehab in charge says that he is not interested in keeping Roma. नगर थाना को हमने अपने माध्यम से एक पत्र दिया कि चाहे तो इनको संस्था से हटा लें या आपके तरफ से क्या कार्रवाई हुई है इसकी जानकारी दें, लेकिन अभी तक वो पत्र का जवाब नहीं दिए हैं। The district welfare officer in charge of Roma's file did not want to appear on camera. बेदाता के नाम तुझको मौला रखे। Meanwhile, back in the brothel, these girls are being constantly threatened. Rani Begum, chief of the brothel, has suffered a large blow to her finances ever since Parchim's drive to rescue new girls from brothels began. Recently, she lost 4 of her new entrants. जो NGOs काम कर रहे हैं वो सिर्फ कागज़ पे कर रहे हैं, ज़मीन पे उनका कुछ भी नहीं है। एक आध NGO ऐसे भी हैं मेरी नज़र में जो जब डोनर आते हैं, जो सरकार के अलावा जो प्राइवेट डोनर हैं, जब वो डोनर आते हैं तो उनको काम पे दिखा दिया जाता है कि देखिए ये मशीन चला रही हैं, ये कर रही हैं, ये वो कर रही हैं, और जैसे वो जाते हैं फिर पुनः वो अपने पुराने धंधे पे लग जाती हैं। When we were filming, one of the Parchim women, Munibai, received a desperate call from her daughter-in-law. आपके घर में कुछ है? ये कौन है? रंजित कौन है आपका? ये वाली कौन दूसरा था? क्यों दूसरा था? While Munibai chose to stay largely silent in response to my questions at that time, she could no longer restrain herself upon seeing Nasima a few hours later. परचम में जुड़ने के बाद मुझे बहुत डराते धमकाते हैं। रोज़ बाय रोज़, एक रोज़ 2 रोज़ पे आदमी लोग आते हैं, डराते धमकाते हैं, सोचते हैं कि ये परचम में नहीं जाए काम करने के लिए, किसी तरह काम छोड़ दे। Here, another group of Parchim girls are busy writing for India's only entirely handwritten magazine, Jugnu. अखबार तो छापते हैं हमारे बारे में, लेकिन वो अपने हिसाब से छापते हैं। तो क्यों ना हम अपने हिसाब से लिखने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाएं। तो वो अखबार की कटिंग को लेकर और कुछ अपने सपनों को जोड़ते हुए हम लोगों ने जुगनू बनाया। उस समय वो जुगनू 6 पेज की हुआ करती थी और आज वो 32 पेज की है। Keeping it handwritten is a big challenge, especially without a financial backer or advertisements. Jugnu is supported by one-off donations and copy sales. Its team of 10 reporters work for free. हम क्या सोचते हैं, हम क्या चाहते हैं, आपकी लेखनी, आपकी लिखावट बहुत कुछ बयान करती है। और कम से कम हम जो लिख के देंगे इस पत्रिका में, तो इस बात का डर नहीं है कि हम जो लिख के देंगे उसमें कोई बढ़ा चढ़ा के लिख देगा, ऐसा नहीं, बल्कि हम जो लिख के दे रहे हैं वही सेम छपेगा। Jugnu has found subscribers all over the world. धीरे धीरे हमारा प्रयास रंग लाता गया और आज इसमें बेतिया के लोग, आपको सीतामढ़ी, सहरसा, कटिहार, काफ़ी जगहों के लोग लेखनी लिख के अपना भेजते हैं और इसमें छपता है। और जितने भी इसमें लोग हैं, वो लड़कियां हैं, लड़के हैं, वो सारे इसी रेड लाइट एरिया के लोग हैं और वो निकलता है। आज जुगनू की पहचान अमेरिका, नैरोबी, हर जगह फैल गई है, यहाँ तक मतलब पूरे भारत में भी फैल गई है। The cover of the magazine says it all. Dancing shoes, tabla, sitar, a tribute to the path most of these women thought they were on, until
they were forced into the sex trade. The magazine also aims to give children living in the brothel an alternative path by encouraging and helping them to achieve their hopes and dreams. A section in Jugnu is dedicated to representing the aspirations of these children. जुगनू जो एक पत्रिका है वह आज के डेट में जो पत्रिकाएं आ रही हैं उससे अलग है। अलग इस माने में है कि यह एक ऐसा मैगजीन है जो यहाँ के इस वंचित आबादी के बच्चे खुद अपनी भावनाओं को उसमें उकेरते हैं। जुगनू की काफ़ी अपनी बड़ी पहचान है, 32 पेज की जुगनू हो गई और भविष्य में हम लोगों की योजना है कि इस रेड लाइट एरिया में एक ऐसा प्रेस डेवलप हो जिसको चलाने वाले, जिसके कर्ता धर्ता रेड लाइट एरिया के लोग हों। With a tie-up to local schools, Parcham has been able to send almost all the children of Chaturbhudstan to primary schools. For higher education, Parcham has convinced India's largest open university, IGNOU, for the first time ever, to open a study centre right in the heart of the brothel neighbourhood. The people of red light area, those who are interested to study, they hesitate to join the college. They are not well treated in the colleges. So that's why I decided to have a study center in that particular area so that they will be more beneficial. हर जगह एक जो सम्मान की बात हम लोगों ने छेड़ी कि हाँ मैं इस मंडी की बेटी हूँ और इस मंडी की बेटी होने के नाते हम आपसे बात कर रहे हैं, ना कि सिर्फ ये कि मैं एक एक्टिविस्ट हूँ इस नाते बात कर रही हूँ। तो आज क्या है कि लोग, सामने वाला भी बोलने से पहले 10 बार सोचता है। पहले क्या था कि हम ये नहीं बोलते थे तो सामने वाला ही हमें सुना के चला जाता था। Parcham's biggest test came in 2008, when local government officials conspired with villagers to eradicate the neighboring red light area, Bohatola in Sitamarhi district, by burning it. एक घर में तो उन्होंने मारपीट की आपस में, एक घर को आग लगाया। उस घर में एक महिला उसी समय एक बच्ची को जन्म दी थी, जिसको उसने उठा के आग में फेंक दिया उन लोगों ने। पूरे इलाके को जलता हुआ, तमाम फूटता हुआ, धुआं धुआं। यहाँ तक कि 60 साल की बीमार औरत के साथ 10 लोगों ने बलात्कार किया था। मर गई वो औरत। While the fire was blazing higher and higher, the police were busy rounding up the women of the area. फायर ब्रिगेड लगा हुआ है, आग नहीं बुझाया जा रहा है। फिर जब डीएम वगैरह से बात हुई तो डीएम और जितने भी लोग थे वो ये कह रहे थे ये गलत है। सही और गलत का पैमाना वहाँ नापा जा रहा था। Unofficial sources say that at least 100 women, men and children went missing after the fire. Bohatola was turned into a virtual police fortress. No one, except government officials, was allowed to go inside. The Parcham girls showed their support for Bohatola's victims by embarking on an indefinite hunger strike immediately after the incident. But those on hunger strike and their supporters were all put behind bars. Seeing no action, Nasima barged into one of the public meetings organized by Bihar's chief minister. जब मुख्यमंत्री के रूबरू हुए तो मैंने कहा कि हमारा मुद्दा तो ये है, हम तो आपके शिक्षा स्वास्थ्य पे बात करने नहीं आए। और सारी औरतों ने कहा कि आप हमको बताइए क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि आप लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं था। पहले उनका रिएक्शन तो ये था, लेकिन जब हम लोगों ने कहा कि तो क्या जिंदा जला दीजिएगा,
व्यवहार नहीं सही होगा। ये कहाँ लिखा है, कौन से संविधान में लिखा है कि अगर किसी व्यक्ति का किसी के साथ व्यवहार अच्छा ना हो तो आप उसको जिंदा जला दीजिए? ये कहाँ लिखा है? तो उनको भी थोड़ा देर वो ऐसे सस्पेंस होकर देखने लगे कि ये औरतें क्या, हमने कि अगर जिंदा ही जलाना तो या तो यहाँ जला दो, नहीं तो फिर हम तो बोहाटोला जा ही नहीं सकते हैं क्योंकि वहाँ हमारे घर जल चुके हैं, हम रहेंगे कहाँ, बरसात का महीना आने वाला है, तो हम तो आपके दरवाजे के सामने ही बोहाटोला खोलेंगे चाहे जैसे हो। उसके बाद उन्होंने हम लोगों को शांत किया, रोका, फिर कल्याण विभाग पदाधिकारी को बुलाया, सारे पदाधिकारी को बुलाया, बोला कि आप बताओ कि आपको करना क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक भारत के किसी भी स्टेट में या राज्य सरकार ने ये पहल नहीं किया होगा कि रेड लाइट एरिया को जवाबदेही दी होगी कि आप हमें बताइए कि आपके लिए हम क्या करें। पहली बार बिहार सरकार ने हमारी इस सोच को एक्सेप्ट किया और उन्होंने अपने एक विभाग के साथ हमें ज्वाइन किया और कहा कि आप हमें बताइए आप लोग कि आपके लिए क्या हो सकता है। तो इसी को लेकर अभी हम लोग पूरे स्ट्रीट लेवल का, पूरे रेड लाइट एरिया का एक जत्था तैयार किए हैं, एक सर्वे तैयार किए हैं और उसमें एक आंकड़ा निकाले हैं कि कितनी आबादी है, कितना जनसंख्या है और क्या वोटर्स हैं और किस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, क्यों आती हैं धंधे में महिलाएं या क्यों लाई जाती हैं। Two months later, we revisited Roma. She looked lost and devoid of all hope. We decided to make one last attempt and rang her brother. आज कितना दिन आज यहाँ कितना दिन हम यहाँ है तो हमको नहीं आ जाएगी भैया, हमको नहीं आ जाएगी। हाँ हमारा नहीं जाना, एक वो टाइम में तो बोली तू एक दिन बदल ले जाए, कोई नहीं आ जाना यार, कितना दिन से हमारा हमको नहीं आ जाना। अच्छा भाई तो भी एक दिन में नहीं आशो हैं, एक दिन में और हमको नहीं आ जाना भैया, नहीं रहेंगे जेल में कितना कष्ट है ना भैया, हमको नहीं आ जाना। ठीक है तो भैया ना, ठीक है तो भैया भैया नहीं आ जाना यार, हमको ये नहीं कितने। अच्छा ठीक है सही, अच्छा ठीक है कल इसमें। विकास और उपलब्धि तभी होती है जब आप ना हो तब दिखाई दे। हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि मैं एक नहीं, अभी बहुत सारी नसीमाएं हैं और वो मुझसे कम नहीं है बल्कि मुझसे और आगे जाएंगी। As always, we'd love to hear from you on this or any other episode at aljazeera.com/rewind or join the conversation with our Facebook community. That's facebook.com/AJ Rewind. Till the next Rewind, goodbye from here at Doha's Museum of Islamic Art.